हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप लोगों को जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट 1 विषय है विज्ञान को मैं अपने भाषा में लिख दिया हूँ और सरल भी किया हूँ। जो चैनल में नए होंगे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे एवं ध्यान से देखेंगे। विज्ञान मॉडल सेट 1 सब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुणों को लिखें। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है। सबसे पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं कि चुंबक अपने बल के कारण लौह चुंबक को जहाँ तक आकर्षित करता है वह उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण क्या क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण निम्नलिखित है। इस टाइप से सजा के लिखेंगे ताकि टीचर भी प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए और हमें मार्क्स मिल जाए। तो पहला है बच्चे, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका मतलब ये वो रेखा है जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि काटती नहीं है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है उत्तरी ध्रुव यानी एक सिरा से दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। तो समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण है। पहला कि कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पर समाप्त हो जाती है। बिल्कुल मैं इसको अपने भाषा में लिख दिया हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, पूरा अंत तक बने रहेंगे। और वीडियो को अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप देख रहे हैं, अवतल दर्पण में बनते प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु का वक्रता केंद्र पर रखा जाए। तो मैं भली भांति आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि इससे सबसे पहले अवतल दर्पण को जानेंगे, जिसका ऊपरी सतह में पेंट या पॉलिश किया हुआ रहता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और आप ध्यान से देख रहे हैं कि वस्तु का वक्रता केंद्र सी है। सी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रखते हैं तो ये समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पे कट जाता है। आप देख रहे हैं ये ए बी हमारा वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश आ जाता है। क्या क्या होता है? ए डैश और बी डैश, ए डैश तथा बी डैश। तो ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि वो समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है। तो सी पर विज्ञान में अधिकांश क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है कि सी पर प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पे? सी पर। देखिए अब सी पर बना ही वास्तविक बना है, वो उल्टा बना। वास्तविक बना है लेकिन उल्टा बना। साइज समान साइज का प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है? समान साइज का। तो क्वेश्चन कहाँ से करेगा? या तो ये क्वेश्चन कर देगा 2 नंबर के लिए, 1 नंबर में क्वेश्चन कर दे कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए जो समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है। सी पर। कहाँ पर? सी पर समान साइज का प्रतिबिंब बनाना चाहिए। समझ रहे ना? कहाँ पर ही बच्चे? सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी समझते हैं आप लोग? उभयलिंग सुने होंगे ना, आज तो स्त्रीलिंग ना तो पुल्लिंग। तो इससे क्या हो जाएगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड यानी ऐसे धातु के ऑक्साइड। कैसे धातु का ऑक्साइड? जिसमें अम्ल तथा क्षारक यानी कि बच्चे अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों का गुण पाए जाते हैं। किसका किसका गुण पाए जाते हैं? दोनों का गुण पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं?
कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते क्या हैं। कहते हैं बच्चे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। समझ रहे ना? यस सर। जैसे ZNO तथा Al2O3। समझ रहे ना? यस सर। यानी कि बच्चे ऐसे धातु ऑक्साइड जिसमें अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों का गुण पाए जाते हैं, पुनर्ब्रह्म, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। समझ रहे ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो यह वह नियम है जिसमें तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के, कोई भी तत्व के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं, तो तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर जो सजाया जाता है उसे परमाणु संख्या को आवर्त फलन कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई, नए नए तत्वों का खोज होता गया, उसके गुणधर्मों और तत्वों को गुणधर्मों रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर सजाया गया, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर सजाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न संख्या 5। पित्त। पित्त समझते हैं ना? हमारे द्वारा खाए गए भोजन, जो हम लोग भोजन करते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है, जिसमें पित्त का निष्कासन कार्य में अहम भूमिका होती है। यानी कि बच्चे हम कह सकते हैं कि पित्त हमारे द्वारा खाए गए भोजन को निष्कासन करने में सहायता करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला। लिखे हुए हैं कि हम जानते हैं सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भली बात ही जानते हैं सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता। और सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना? हाँ सर। जैसे घास को हिरन ग्रहण करती है, फिर हिरन को बाघ ग्रहण करता है, पुनः बाघ की मृत्यु के बाद शरीर का अपघटन होने के बाद पुनः मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार फिर उस मिट्टी पर घास उग जाता है तथा फिर उस घास को हिरन ग्रहण करता है, उस घास को हिरन ग्रहण करता है, जिसे पूरी प्रक्रिया को आहार श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यानी कि बच्चे आहार श्रृंखला जिस प्रकार से आप लोग साइकिल का चैन देखे होंगे, एक दूसरे जुड़ा रहता है ना, उसी तरह से घास भूस को कीट बच्ची खाए, कीट बच्ची को कुत्ता बिल्ली खाए, मेढक खाए, फिर उसको कुत्ता बिल्ली खाए, कुत्ता बिल्ली को बाघ खाए, गिद्ध खाया, फिर वो उसकी मृत्यु हो जाने के बाद शरीर का अपघटन होता है, और शरीर का अपघटन होने के बाद फिर से वह धरती पे मर जाता है और शरीर का अपघटन हो जाता है, जिससे फिर जिस जगह पे मिट्टी में उसे दफनाया जाता है वहाँ पे घास फूस उग जाती है, जिसके कारण से यह प्रक्रिया पूरे चलती रहती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7। और ये आहार श्रृंखला जब इससे पहले बताया गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिल और जान से देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को बताएं। तो हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन, और राइजोपस बीजाणु समासन जिसको लैंगिक जनन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का क्या कारण है? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग को निकट दृष्टि दोष पढ़ाया गया है, पढ़ाए भी है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब जो निकट की वस्तु, यानी कि बच्चे निकट दृष्टि दोष वह दोष है, निकट दृष्टि दोष
जिसमें नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। फिर से देखिए क्या कहे, निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। पुनर्विराम, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अलग अलग हेडिंग दे दिए। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? यानी कि नेत्र गोलक का लंबा होने के कारण एवं लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण, लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। और इतना ही नहीं, इसका संशोधन देखिए हेडिंग दिए, इसका संशोधन अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। इसका संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। यानी कि बच्चे, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का संशोधन क्या है? तो निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है, लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। और संशोधन किस लेंस द्वारा किया जाता है? तो मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को समझ में आता होगा। पूरा अंत तक वीडियो बने रहेंगे। प्रश्न संख्या 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9, 7 सेंटीमीटर साइज, देखिए यहाँ साइज दिया यानी हाइट, यानी h बराबर 5 का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी f बराबर -18 सेंटीमीटर के दूरी पर किसी अवतल दर्पण के सामने की दूरी रखा गया है। प्रतिबिंब की दूरी 27 सेंटीमीटर पर, प्रतिबिंब की दूरी यानी u बराबर 27 सेंटीमीटर हो तो इसकी स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, h बराबर 5 सेंटीमीटर, u बराबर -27 सेंटीमीटर, f बराबर -18 सेंटीमीटर, तो v बराबर वाट, h बराबर वाट, v बराबर क्या है? वाट। और h बराबर क्या है? प्रकृति क्या है, इसको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, बुक में आप लोग पढ़े होंगे या आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे, आप जानते भी होंगे कि दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u। दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। कभी कभार आपको ये भी सवाल पूछा जाता है, कभी कभार आपको ये भी सवाल पूछा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि लेंस सूत्र बताएं या दर्पण सूत्र बताएं। कोई भी सूत्र आपको पूछा जाए, कहाँ से क्वेश्चन करेगा? हम लोग इतना पढ़ डाले कि क्वेश्चन पूछने वाला डर जाए। इन्हें बेहिचक ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो कान से पूरा ध्यान से देखिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप देख रहे हैं 1/f है -18 बराबर 1/v को हमको निकालना है प्लस 1/27 यानी u है 27। तो अब भली भांति जानते हैं कि माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, कमजोर ताकतवर आदमी कभी नीचे नहीं रहता है। आप देख लीजिए -1/18 1/v, ये प्लस माइनस माइनस 1/27। अब याद रखिए प्लस 1/v है, क्या है? प्लस 1/v। ये बराबर के हिसाब आएगा तो माइनस होगा, बराबर ये -1/27 और ये -1/18 इधर आएगा तो प्लस 1/18। अब -1/v बराबर 18 और 27 का लसा करेंगे तो 54। अब लसा करते हैं 27 दूनी 54, तो 2 एका -2, 18 तिया 54, तो 3 एका 3। -1/v बराबर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 3 में 2 गया तो 1/54, यानी कि v एका v बराबर -54 सेंटीमीटर, -54 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चे 54 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 54 सेंटीमीटर की दूरी पर, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये तो दूरी बन गया,
लेकिन आपको ये भी बताया गया होगा या जानते होंगे प्यारे बच्चों कि चूंकि आवर्धन में क्षमता वस्तु की स्थिति ज्ञात होती है, आवर्धन m बराबर माइनस v बटा u होता है। क्या होता है? v बटा u, जिसको h डैश बटा h भी बोलते हैं। चंचल यस सर, बोलते हैं ना? साधना वाई आर यू स्लीपिंग? और देखो m बराबर माइनस v बटा u बराबर h डैश बटा h, आप देखिए एक माइनस पहले से है, v की जगह -54 आया, u की जगह -27 है, बराबर h डैश हमें निकालना है और h हमें 7 दिया हुआ है। ये 7 है, कोई बच्चा गड़बड़ कर दिया था, लिख रहे थे उस वक्त, थोड़ा बढ़िया देख लीजिएगा। माइनस माइनस कट गया। अब देखिए -54 बटा 27 बराबर h1 बटा 7, तो 27 से का 27 दूना -2 आ गया। अब देखो h1 के 1 से गुना करें तो h1 होगा 27 दूनी -7 दूनी 14 यानी -14। इससे यह सीखे कि 7 सेंटीमीटर का कोई वस्तु है लेकिन वो बड़ा प्रतिबिंब छाया कितना बना? -14 का, यानी दूरी जो होगी आपका 54 सेंटीमीटर, उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा। हम लोग कैसे मान ले कि यह उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इससे पहले क्वेश्चन पढ़े ना, अवतल दर्पण समान साइज में वास्तविक बनाया लेकिन उल्टा बनाया। क्या बनाया? वास्तविक बनाया और उल्टा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? यानी कि बच्चे वियोजन अभिक्रिया का विपरीत संयोजन अभिक्रिया को क्यों माना जाता है? तो सबसे पहले एक एक समझेंगे प्यार से। वियोजन क्या है या संयोजन क्या है? वियोजन का अर्थ होता है टूटना और संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि वियोजन टूटता है तो संयोजन जुड़ता है। देखिए ध्यान से, संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक जुड़ते हैं। अभिकारक समझते हैं ना? समीकरण के बाईं ओर के तत्व, समीकरण के बाईं ओर के तत्व, बाईं ओर के तत्व। आप ध्यान देंगे संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक जुड़ते हैं जबकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटते हैं। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटते हैं, यानी कि संयोजन और वियोजन दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। जैसे देखिए कोई भी समीकरण के ये बाईं ओर के तत्व क्या अभिकारक कहते हैं ना, ये दाईं ओर के तत्व क्या है? उत्पाद। तो ये अभिकारक आपस में जुड़कर कोई एकल उत्पाद कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाया बच्चे? नया समझ में? देखिए संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि जब अभिकारक आपस में जुड़कर कोई एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। संयोजन अभिक्रिया में भी कारक जुड़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया में भी कारक टूटते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि ऊपर समीकरण में दर्शाए अनुसार, ऊपर समीकरण में हम दर्शाए अनुसार हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी? उसने आधुनिक आवर्त सारणी में क्या रखा, क्या किया, किस प्रकार दूर किया इस कमी को? तो मैं समझा रहा हूँ। मेंडलीव आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया था, जबकि अक्रिय गैसों को भी सही स्थान, यानी कि बच्चे अक्रिय गैसों को सही स्थान नहीं दिया गया था,
जबकि मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसमें आधुनिक आवर्त सारणी को किस प्रकार दूर किया। यानी कि बच्चे, मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया था और अक्रिय गैसों को भी सही स्थान नहीं दिया गया था, जबकि मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को अपने अपने गुणधर्म के स्थान पर, अपने अपने गुणधर्मों के आधार पर एक निश्चित स्थान दिया गया है, निश्चित स्थान दिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया, 18वें समूह में रखा गया। आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, पीरियोडिक टेबल में आपको याद होगा कि आधुनिक आवर्तों की संख्या कितनी है, आधुनिक आवर्त संख्या कितनी है, 18 आवर्त 7 होते हैं और समूह 18। जो इस तरह तकिया लगा के सोते हैं ये लाइन 7 है, और जो ये खूंटा जैसा होता है ये 18। इसको ऊर्ध्व स्तंभ भी कहते हैं। एक नंबर में पूछे भी जाते हैं ऐसे प्रश्न, एक नंबर में पूछे भी जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या कितनी है, 18। अच्छा, आवर्तों की संख्या 7। तो मेंडलीव क्या क्या था, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया पाया था। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को भी नहीं रखा था, जिसके कारण से आधुनिक आवर्त सारणी में इसे सही स्थान दिया गया और अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया। समझे ना साधना? जी सर। पूछा जाएगा, बताइएगा। कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने का क्या कारण है? कार्बन बोले तो सी। हम जानते हैं कि कार्बन वायुमंडल में बहुत अल्प मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ये कार्बन कोई भी तत्वों के साथ जुड़कर आसानी से आबंध बना लेता है। आबंध मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण से कार्बन अधिक यौगिक होने का कारण है। ये तो प्रश्न संख्या 12 हो गया। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, ये एग्जाम में 3 नंबर के लिए। पूरा अंत वीडियो तक बने रहेंगे, मैं पूरा सेट कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद ही छोड़ूंगा, क्यों ना आज 10 बज जाए रात। दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण समझते हैं शिवानी क्या है? दोबारा परिवर्तन, दोहरा बोले तो दोबारा परिवर्तन करता है। किसी को दोहरा बदन का बोलते, खूब मोटा या मोटी होती है। दोहरा परिसंचरण का अर्थ है दोबारा, यानी कि जब हृदय ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फुफ्फुस में ले जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है एवं ऑक्सीजन को वापस हृदय में लाकर शरीर के सभी भागों में पंप करता है, जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी कि बच्चे, ये जो हमारा रुधिर है, ये शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को साथ लाता है, और फुफ्फुस जो अनेक सारे गुब्बारों जैसी रचना होती है, क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फुफ्फुस में ला जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, जबकि ऑक्सीजन को वापस लाकर हृदय के सभी भागों में पंप करता है। कौन? रुधिर, और जिसके कारण से हम लोगों को जाने बच जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि रक्त का होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो इससे हमारा जान भी जा सकता है। कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं दुर्घटना होता है, तो आप देखेंगे कुत्ता जैसा है करने लगते हैं। उस वक्त हम लोग का ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये रक्त है, खून, यही संतुलन बनाए रखता है, रक्त खून, समझे ना? यस सर। तो दोहरा परिसंचरण यानी कि दोबारा परिसंचरण, समझ गए ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14। ऊर्जा जानते होंगे? यस सर। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही विनाश। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही विनाश, बल्कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान देंगे।
ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा को किस प्रकार उपयोग करते हैं। यानी कि बच्चे ऊर्जा के जो स्रोत है हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है। इतना ही नहीं, सूर्य का प्रकाश हम सौर ऊर्जा के रूप में भी अनेक तरीके से उपयोग करते हैं। आज सौर ऊर्जा का उपयोग कई तरीके से उपयोग किया जा रहा है, नहीं? जैसे सौर पैनल, सिलिकॉन धातु। सौर पैनल किस धातु का बना होता है? सिलिकॉन। तो यह सौर पैनल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इतना ही नहीं, अगर सौर ऊर्जा कहा जाए सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य का प्रकाश ही है। अगर सूर्य का प्रकाश ना रहे तो फिर दुनिया कायम नहीं रहेगा। तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से हम सभी लोगों को कितने उपयोग करते हैं। आज सूर्य का प्रकाश हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश है। समझ ना? यस सर। चंचल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध। ये प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध समझते हैं? जो आवेशों के प्रवाह की दर को विरोध करता है। हाँ सर, समझते। तो प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है? प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ए में है कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किसका? चालक की लंबाई पर। यदि हम लोग चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा ना। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि उसका मान घटेगा। विद्युत चालक का क्षेत्रफल कैसा है, मोटा तार है या पतला तार है, जिसके कारण से क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा, चालक की प्रकृति कैसा है, लोहे की तार है, चांदी का तार है, तांबा का तार है। इसका मतलब बच्चे चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति। इसी का बी नंबर का प्रश्न है 15 का बी। क्वेश्चन लिखना छूट गया है, आप ध्यान दीजिएगा कि 2 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहीं से बता दे रहा हूँ। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को किस क्रम में जोड़ा जाए कि 11 ओम प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन आपके सेट में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 15 का बी पार्ट का पहला है। यानी 3 दिया था, R1 को 2 ओम मान लिए, R2 को 3 ओम मान लिए और R3 को 6 ओम मान लिए। 6 ओम। तो श्रेणी क्रम में आप जानते हैं बच्चे कि सभी प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 का 2 ओम, R2 का 3 ओम, R3 का 6 ओम। इन तीनों को जोड़ दिए तो R बराबर 11 ओम आया। कितना ओम आया? 11 ओम। सेकेंड में हम क्वेश्चन लिखना छूट गया है। सेकेंड में क्वेश्चन लिखना छूट गया है। आपको मैं बता देता हूँ कि 3 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि 1 ओम प्राप्त आ जाए। तो देखिए R1 में 2 ओम दिया है, R2 में 3 ओम दिया है, R3 में 6 ओम दिया है। कितना ओम दिया है? 6 ओम दिया है। तो 5 क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम में जोड़ने पर? 5 क्रम में जोड़ने पर। देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 5 क्रम में हम लोग जोड़ रहे हैं। 1/R बराबर 1/R1 को कितना मान लिए? 2। R2 कितना मान लिए? 3। R3 कितना मान लिए? 6। तो 1/R बराबर 2 3 6 को 12। कितना हुआ? 12। लसा लिए तो 12 हुआ ना। लसा लिए तो क्या हुआ? 12। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 छक्का 12 तो 6 का 6, 3 चौके 12 तो 4 को 1 से करेंगे, 4 एका 4, 6 दूना तो 2 एका 2, यानी काट जोड़ देंगे तो ये 12 आता है बच्चे। 12/12 काट देंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, R एका R बराबर 1 एका 1। यानी कि एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, एक बार पाँच क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में और एक बार पाँच क्रम में। समझ रहे हैं ना? अब मैं एक ऐसी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि यह क्वेश्चन को आप दिल और दिमाग से देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ये एक प्रश्न
आपके एग्जाम में आ गया है तो आ गया है। मैंने पिछली कक्षा में जब भी मैं पढ़ाया था मैं उसी वक्त बोल दिया था कि ये क्वेश्चन ये आ रहा है। डायनेमो क्या है यानी कि जनित क्या है, यानी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रतिवर्ती धारा डायनेमो की बनावट कार्य को किस प्रकार वर्णन करना है। तो सबसे पहले डायनेमो जनित में देखेंगे बच्चे कि वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। एक नंबर में क्वेश्चन किया जाता है, एक नंबर में क्वेश्चन भी किया जाता है कि जनित क्या है, जनित क्या है। तो यह हुआ उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है तथा यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वो तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता था। तो इसमें क्या है, यह वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे प्यारे बच्चों। दो चुंबक रखा गया है, दो चुंबक के बीच ये आयताकार कुंडली है ABCD। आप यहाँ देखेंगे धुरी जो हैंडल जनरेटर को घुमाते हैं, ये B1 B2 ब्रश है, R1 R2 तो अलय है, वलय। ये तार से कनेक्ट किया गया है। आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर है, इधर से एरो का निशान आ रहा है, इधर से जा रहा है। तो जैसे ही इसको राउंड किया जाता है, घुमाया जाता है हैंडल द्वारा, ये चालक ब्रश द्वारा धाराएं उत्पन्न होती है। और ये धारा AB कुंडली से, कुंडली के AB भुजा से जाते हुए ये CD भुजा पे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे आ जाता है और यही प्रक्रिया पूरा होता है। चलिए मैं आपको नीचे थ्योरी समझाता हूँ, थ्योरी देखिएगा। ऊपर चित्र के अनुसार ABCD एक आयताकार कुंडली है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ABCD एक आयताकार कुंडली है। क्या है? आयताकार कुंडली है जिसे दो चुंबकों के बीच रखा गया है, जिसे दो चुंबकों के बीच रखा गया है। दोनों वलयों R1, R2, दोनों वलयों R1, R2 तथा दोनों ब्रशों B1, B2 को धुरी से जोड़ा जाता है। कहाँ से जोड़ा जाता है? ये धुरी से जोड़ा गया है। अब जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है, तो ये आर्मेचर हमारा है, इस आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, ये कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यह प्रक्रिया पूरे कुंडली में प्रवाहित होती है। धीरे 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 धारा की दिशा बदलने लगती है और यह उत्क्रमित हो जाता है, बढ़ जाता है, इस प्रकार विद्युत उत्पन्न करता है। ये रहा आपका इम्पोर्टेंट सवाल 5 नंबर के लिए। ये समझ लीजिए एग्जाम में आया है। मैंने जो आज तक जो क्वेश्चन कर दिया है वो क्वेश्चन आ भी गया है और मैं बारंबार कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को विशेष रूप से देख लीजिएगा। नहीं आया तो एग्जाम के बाद आप फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 17। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ संतुलित किया है लेकिन मैं आपको भली भांति समझा देना चाहता हूँ। नाइट्रोजन का अणु 2 है, हाइड्रोजन का अणु 2 है, यहाँ पे NH3 है। आप हम लोग देख सकते हैं कि N2 प्लस H2 ये मिलके NH3 देता है। आप ध्यान दीजिए NH3 है, इधर 2 है, यहाँ 2 दे देते हैं, 2N हो जाता है, N भी 2 हो जाता है, लेकिन H 6 हो जाता है तो यहाँ 3 दे देते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि N यहाँ पे 2 है, यहाँ भी N 2 दे देते हैं तो H 6 हो जाता है, यहाँ 3 लगा देंगे, 3 तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार FeH2O, ये तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2O। आप ध्यान दीजिएगा बाईं और यहाँ पे Fe3 है, Fe आयरन के 3 अणु हैं तो दाईं और भी 3 दे देते हैं। लेकिन रही सवाल O4 है तो यहाँ पर भी 4 देना होगा, तब ना O4 होगा। अब क्या है बच्चे कि
h हो जाता है 4 दूनी 8, 8 h हो जाता है 4 दूनी 8 तो 4 दूनी 8 हो जाता है। फिर यहाँ भी 4 देना होगा, तभी ना 4 दूनी 8 होगा। अब ये जो हम इसको घेर दिए, ये मैं आपको कभी नहीं समझाऊंगा, काहे? क्योंकि खुद ऑलरेडी संतुलित है, तो काहे टाइम वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो 1 नंबर का ज़्यादा प्रश्न याद होगा। अब हम लोग ध्यान देंगे बच्चे, H2 + Cl2, यहाँ पे HCl, तो सीधा सीधी H2 है Cl2 गई थी, यहाँ 2 लगा दो, खत्म कहानी। समझे? यस सर समझिए ना? यस सर अगर मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा, लेकिन अगर कमेंट में आया तो मैं फिर से एक समीकरण के लिए मैं अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी तक जो चैनल में नए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगला प्रश्न है 18। आप एक स्मार्ट सा फिगर देख रहे हैं बच्चे। मनुष्य का पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र खराब तो दिमाग खराब, जो खाएगा पचेगा नहीं तो पाचन तंत्र खराब। आज इसी पाचन तंत्र का आपको फिगर बनाया गया है। ये मुंह है, ये अमाशय है, ये अग्नाशय है, ये क्षुदांत है, ये गुदा द्वार है, परिपेशिका, ये यकृत नली है, ये पित्ताशय है, ये पित्ताशय है, फिर ये आपका डायफ्राम है, ये हमारा डायफ्राम। तो भली भांति आप देख सकते हैं बच्चे, भली भांति आप देख सकते हैं कि मनुष्य के पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बना है, निम्नांकित चित्र बना है। भली भांति हम लोग देखना पसंद करेंगे कि ये क्या होता है। चित्र बनाना है, 5 नंबर में आ जाता है फिगर। आपको फिगर भी बना दिया है, फिगर भी बना दिया रहेगा, और 5 नंबर में 5 जगह का नाम लिखने को भी दे सकता है, या तो फिर 5 नंबर में डायरेक्ट पूछ देगा कि मानव के पाचन तंत्र का नाम निम्नांकित चित्र बना है, तो चित्र बना देना है। समझ गए ना चंचल? अगला लास्ट प्रश्न है बच्चे, अंतिम प्रश्न में मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, यानी मानव क्या है, बच्चे की जन्म उत्पत्ति कैसी होती है, कब लड़का होता है, कब लड़की होता है, यानी कि जो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो 3 नंबर के लिए निश्चित इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रश्न आ रहा है, मान लीजिए, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण। तो हम लोग जानते हैं कि जीवों को जन्म देने के लिए 2 लिंगों नर तथा मादा की आवश्यकता होती है। अकेले कोई भी बछड़ा या कोई भी जीव जंतु जीवों को जन्म नहीं दे सकते हैं। पुरुषों में XY गुणसूत्र तथा महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों के आधार पर जीवों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं गुणसूत्रों के आधार पर जीवों की उत्पत्ति होती है। जब पुरुषों से X गुणसूत्र तथा महिलाओं से भी X गुणसूत्र लिया तो वो जनक लड़की होगी, अन्यथा लड़का। अतः हम कह सकते हैं कि इसी गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग जानते हैं कि पुरुषों में XX गुणसूत्र तथा महिलाओं में XY गुणसूत्र पाया जाता है। ये उल्टा, पुरुषों में XY गुणसूत्र तथा महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है। और मान के चलिए, मैं एक डायग्राम फिगर बना देना चाहता हूँ कि आप ध्यान दे सकते हैं। ये मेल है, ये फीमेल है। मेल में XX गुणसूत्र या XY, और फीमेल में XX गुणसूत्र। अगर यहाँ से मान के चलिए कि XY है, यहाँ से अगर X गुणसूत्र प्राप्त हुआ और महिलाएं तो X ही प्राप्त होगा, तो ये XX में, ये XX में, ये हो गई गर्ल। और अगर यहाँ से Y ले लिया है, यहाँ से Y लिया है और महिलाओं से X लिया है, तो फिर वो होगा बॉय। तो भली भांति समझ सकते हैं मानव में लिंग निर्धारण। ये तो बहुत छोटा वीडियो मैं अपने से बनाया हूँ। लिंग निर्धारण में लिंग सूत्र भी है, 23 जोड़े गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। एक जोड़ा गुणसूत्र को लिंग सूत्र भी कहते हैं। तो मैं इस प्रकार से पूरी वीडियो जो भी देखे होंगे सभी को दिल से धन्यवाद। और मैं इतना भी कहता हूँ कि अपने भाषा में इसे बच्चे जरूर पढ़ें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, धन्यवाद सभी को, बाय।